प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार का कार्यक्रम और पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ उपस्थित हूँ। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक बात बता दूँ, आज के कार्यक्रम के कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना ना भूलें। AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे। जन्म स्थान कुछ ऐसा लिखें जो आसानी से मिल सके और कोई भी एक सवाल। अरे बात और कहता हूँ, कल का कार्यक्रम 1 से लेकर के अंतिम तक यानी कि 10वीं कुंडली तक जरूर देख लीजिएगा। जिनसे मेरी बात हुई है, जो कुछ और पूछना चाहते हैं और जिनकी कुंडली देख ली गई है, वो थोड़ा शांत होकर के कार्यक्रम को देखा करें। और एक बात और कहता हूं कि प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में जो कमेंट और प्रतिक्रियाएं आती हैं और जो मेरे कार्यक्रम को सबसे पहले देखता है, उससे मैंने पैमाना बना रखा है, जिसमें एक वो बात भी है कि कौन मेरे कार्यक्रम को पहले देख रहा है और कौन व्यक्ति ऐसा है दर्शक जो मेरे कार्यक्रम में कही गई बातों को और उसके जिक्र कार्यक्रम के दौरान करता है या फिर उसको कमेंट में लिखता है। इससे मुझे ये बात पता चल जाती है कि नहीं, सामने वाले ने पूरे कार्यक्रम को देखा है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जरूर देखिएगा, आज का भी कार्यक्रम लग्न, नवमांस और दशमांस का जिक्र करने वाला हूं और इनके सवालों का अध्ययन भी। शुरू करते हैं। आइए सीधे विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बता दूं इनके कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल इनका है कि भवन कब बनेगा, भवन कब बनेगा, भवन का सुख कब मिलेगा। मतलब अगर इस कुंडली में आप देखते हैं तो भवन भाव का अधिपति कहां का बनता है? शनि। यहां से भवन का विचार किया जाता है। अब इस ग्रह को देखिए तो यहां के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति भवन के सुख के बारे में चौथे स्थान से देखा जाता है। तो यहां का अधिपति होकर के गुरु की राशि में बैठे और इस भाव पे गुरु का प्रभाव, यानी कि ये बात बन रही है कि जन्म कुंडली में उसकी स्थितियां मजबूत हो रही हैं। अब जरा नवमांस में देखिए तो यहां पे भी सुख भाव का अधिपति शनि ही बनते हैं और जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, व्यक्तित्व में है। और वो चीजें अगर मैं यहाँ पे खोड़शांश वगैरह में भी देख रहा हूं तो इनकी कुंडली में जब शनि में मंगल जब आएंगे तो भवन के योग बनेंगे और वो आएंगे आपकी कुंडली में 2023 के 9वें महीने के बाद। क्लियर है? अगर इस दौरान आप प्रयास करते हैं तो निसंदेह चीजें बन जाएंगी। पर और भी कई योग हैं जो चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को धन धान्य का लाभ मिल सकता है। इन्होंने बात पूछी है कि मुझे और मेरी खेती का वाजिब दाम कब मिलेगा। मैंने कहा 2022 के फरवरी के बाद, जहां चंद्रमा आएंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली में नवमांस में जरा देखिए जाकर के बैठे हैं स्वग्रही होकर के भाग्य भाव में। लग्न कुंडली में वो दशमेश होते हैं, दशम भाव के अधिपति होकर के अमावस्या दोष लगा है, इस वजह से वो कई बार परिणाम कमजोर देते हैं। पर यहाँ पे वो ग्रह बदल रहा है, यहाँ पे वो केंद्र का अधिपति था पर ये भाव इससे ज्यादा बढ़िया है भाग्य भाव का, क्योंकि कुंडली की सबसे जो मजबूत चैप्टर के रूप में जिस भाव को देखा जाता है वो 9वां भाव होता है। और नवमांश कुंडली में ये चंद्रमा यहीं बैठे हैं, यहीं के अधिपति होकर के। और जरा विचार करिए तो इस पे मंगल और बुध की दृष्टि पड़ रही है। वो मंगल खुद उच्च का हो रहा है, यानी कि एक तरीके से अगर हम ये समझते हैं तो लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति देखिए थी कहां? वृश्चिक राशि के अधिपति होते हैं और यही धन भाव के अधिपति होकर के लग्न कुंडली के धनेश की उच्चतम होने की स्थितियां नवमांस में पराक्रम भाव में और लग्नेश होकर के उच्च के हैं। और यहां पे वो चंद्रमा को देख रहे हैं जो भाग्य भाव का अधिपति होकर के वहीं बैठा है। अब जरा नवमांस में इनके नक्षत्र को देखिए तो चंद्रमा बैठे हैं पुनर्वसु के, चंद्रमा बैठे हैं पुष्य नक्षत्र के। अब ये बात तो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि शनि का नक्षत्र और शनि है सुखेश, जाकर के लग्न में बैठे हैं। तो नवमांस में अगर ग्रह नक्षत्र अच्छा पकड़ रहा हो या भाव अच्छा पकड़ रहा हो, जैसे यहां वो कमजोर दिखे पर ग्रह फ्लक्चुएशन में गया, अपनी स्थिति को इंक्रीमेंट में ले रहा है, बढ़ रहा है, वो उसके पोजीशन में वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब कि यहां पे वो बेहतर हो रहा है और अपनी स्थितियों को निरंतर बेहतर की तरफ और बेहतरीन ही बना रहा है। नक्षत्र भी अच्छा और साथ ही साथ भाव भी अच्छा, ऊपर से लग्नेश की दृष्टि, यानी कि चंद्रमा की जब दशा आएगी कुंडली में, क्योंकि होरा चार्ट में भी
ये जो चंद्रमा हैं वो इनकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह अगर देख रहा हूं तो सब के सब सूर्य के होरा में बैठे हैं। ग्रहों की डिग्रियां ही ऐसी हैं कुछ, और सम विषम राशियों का प्रभाव ऐसा है कि सारे के सारे ग्रह बेहतर परिणाम देने वाले हैं। पर ये कुंडली मेहनत करने वाली भी ज़्यादा होती है। इस कुंडली में मेहनत की अधिकता है, और बिल्कुल यही बात है जो व्यक्ति को कृषक भी बना रहा है या व्यापारी बना रहा है। तो चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली के लिए सर्वोच्च तरीके से सुखद होने वाली है। दुश्मन के बारे में आपने पूछी है बात, एक बात बता देता हूं। आपकी कुंडली में यहां पे शनि खुद बैठे हैं और बात पक्की है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि में सूर्य जब आएंगे तो सारे और विभिन्न प्रकार के जितने भी आपके दुश्मन हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए लाभ का अधिपति होकर के वो धन का योग लगा करके शनि से दृष्ट है, जो कि सुखेश है। तो ये जब भाव एक्टिव होगा, शनि अभी आपकी कुंडली में एक्टिव है और उसमें सूर्य जब आएंगे तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे से सप्त सप्तम के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत अच्छे और मजबूत हो जाते हैं। नवमांश कुंडली में शनि व्यक्तित्व से जुड़ रहा है, न्याय करेगा और बेहतर करेगा, क्योंकि यहां पे वो वृश्चिक लग्न का अधिपति मंगल उच्च का है और यहां से चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव को देख रहा है, जहां से वो शत्रुहंता योग भी बनाएगा। बुध के साथ अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति को चपलता से अपने शत्रुओं से निपटने की स्थिति होती है। अगर आप कहीं कमजोर हो रहे होंगे तो शायद अपनी चपलता को फिर से जागृत करिए, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है कि आप आसानी से किसी के भी ऊपर अपना प्रकोप जहर की भांति फैला सकते हैं। बुध है। और एक बात बता दूं तो चंद्रमा है, इस वजह से आप थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं और डर लग रहा है दुश्मनों से, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि का प्रभाव, हाँ एक बात कहूंगा कि सूर्य 12 में जाते हैं तो आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को संशयात्मक स्थिति में ले जाते हैं। पर जरा गौर करिए, उस शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम, यहां पे शनि और मंगल का प्रभाव पराक्रम भाव पे, व्यक्ति के पास इतनी ऊर्जा है और व्यक्ति के कुटुंबजनों के पास भी इतनी ऊर्जा है कि किसी भी प्रकार के दुश्मनों से आसानी से आपको बचा सकते हैं। पक्की बात है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव जब एक साथ कुंडली में पड़ जाए तो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा। मंगल उच्च का है और आपकी कुंडली में तो यहां भी वो धन का अधिपति कुंडली में हर जगह। अब मंगल की स्थिति को देखिए तो यहां पे वो अकेले बैठे हैं, धन भाव का अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को कई बार कृपण देते हैं, कृपण बनाते हैं, ब्लंट बोलने वाला बनाते हैं, अकाट्य सत्य बोलता है व्यक्ति। लग्न में शनि का प्रभाव है तो पत्नी भी सत्यवादी ही मिल जाती हैं और कई बार व्यक्ति की पत्नी थोड़ी सांवली भी रहती हैं, स्वभाव न्याय करने वाला होता है, श्रेष्ठ होती हैं विचारों से, पर कई बार वो उनका स्वभाव सामाजिक न हो करके अपने हिसाब से प्रैक्टिकल हो जाता है, क्रूड प्रैक्टिकल व्यक्ति के स्वभाव में घुस जाता है। कहने की बात है, सीधी बात है, उसका स्वभाव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रायोगिक हो जाता है। तो डरने की बात दुश्मनों से नहीं है। वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2021 के मार्च के बाद आपके सामने जितनी भी परिस्थितियां अभी विपरीत हो रही हैं वो ठीक होने वाली है। सूर्य और शनि का प्रभाव यहां देखिए, यहां शनि लग्न में बैठे सुखेश होकर के और सूर्य बैठे हैं अष्टम में बुध की राशि में, जहां का अधिपति उच्च के मंगल के साथ बैठा है। 8वें भाव का अधिपति होकर के तीसरे भाव में उच्च के मंगल लग्नेश के साथ बैठा है। इस वजह से आयु भी कहीं ना कहीं जुड़ रही है, क्योंकि उस अष्टम भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, जो कि आयु का कारक होता है और व्यक्ति अपनी अवस्था से छोटा मालूम पड़ता है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, सफल ज्योतिषी बनने का योग है? 2-3 बात बताता हूं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, पर प्रत्येक व्यक्ति अगर ज्योतिषी बनना चाहता है तो उसके लिए एक सीधी सी बात है। ज्योतिषी बनने का मतलब होता है कि सिर्फ ज्योतिषगिरी करना, जो कि आजकल बड़ा मुश्किल है। अगर मेरे पास कुंडलियां नहीं आएंगी तो मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता इसके अलावा, मतलब मेरे लिए सिर्फ यही काम होगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक डॉक्टरी चला रहा हूं या होम्योपैथ की दुकान चला रहा हूं और फिर कुंडली भी आ गई तो वो भी देख लिया। पर वस्तुतः ये बात सही है और आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ज्योतिष होने का मतलब है सिर्फ कुंडलियां देखना। ऐसा नहीं कि कुछ और भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और कुंडली भी देख रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं और आई तो कुंडली भी देख लिया ना, नहीं होता, ये पाप होता है। और बिल्कुल ये बात सही है। आप ज्योतिषी तो बनेंगे, पर क्या इसी के सहारे अपनी जीविका चलाएंगे? तो सोच लीजिए। वैसे आपकी कुंडली में गुरु और बुध की स्थितियां लग्न पे प्रभाव नहीं कर रही हैं,
पर लग्नेश के साथ गुरु का संयोग हो रहा है, द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा है, पर वो गुरु से संबंध नहीं बना रहा है किसी भी तरीके से, इस वजह से थोड़े कम है। पर हाँ, ज्योतिष के जानकार आप हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति शुक्र गुरु के साथ बैठा है और उसके बाद बुध लग्न में है। ये समझ दे सकते हैं, विकसित होने की प्रक्रिया है, पर क्या सफल ज्योतिषी बनने के लिए सूर्य को, लेकिन सूर्य का प्रभाव बेहतर होना चाहिए, उसको मजबूत होना आवश्यक है। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, सूर्य और बुध की स्थितियां मजबूत होनी चाहिए, पर वो हैं थोड़े कमजोर। सूर्य 12 में जाए तो व्यक्ति को ज्योतिषी बनने में तकलीफें हो सकती हैं। समझदारी होना, उसके बारे में इच्छा जाहिर करना, उसको समझ लेना, ये अपने स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है और आपकी दिलचस्पी है उसमें। पर क्या श्रेष्ठ ज्योतिषी बनने का जो योग होता है, उसके लिए एक कुंडली ही ज्योतिषी बन करके आती है। तो ये बात है। अगले बारे में अगर आपकी कुंडली में अगर अगला सवाल देखता हूं तो आपने पूछा है कि शनि की महादशा कैसा फल करेगी। आपकी कुंडली में शनि तो वैसे भी कारक होते हैं। उच्च की राशि का निर्माण यहाँ हुआ, शनि की उच्च राशि का निर्माण लग्न में हो गया और जन्म कुंडली में वो बैठे भी हैं अपने एक अच्छे भाव में, गुरु के राशि में बैठे हैं, वो उसके साथ सम राशि का संबंध बना रहे हैं। यहाँ भी वो सुखेश होते हैं और लग्न में, हालांकि यहाँ पे वो कारक अकारक की भूमिका से दूर होंगे, पर लग्न में बैठे हैं केतु के साथ। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में अगर देखता हूँ तो गोचर से भी ये शनि की दशा आपकी कुंडली में खराब नहीं जाने वाली है। निस्संदेह आगे बढ़ते रहिए और इससे डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एकदम सामने हैं। हाँ, सूर्य की दशा जब आएगी तो मानसिक स्थितियां थोड़ी कमजोर होंगी, आप हेडेक ज़्यादा लेंगे, पर उसके लिए मुझे लगता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ काफ़ी होगा। ये आपके सवाल थे, पर इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो समझने वाली हैं। आपकी कुंडली में जितनी भी स्थितियां मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर जो दशमांश चार्ट बन रहा है, जो आपके कर्म क्षेत्र और कैरियर के लिए देखा जाता है, वो बनता है वृश्चिक का और वो होता है कृषक, और लग्न में वहीं पे चंद्रमा बैठे हैं नीच के होकर के। इस वजह से कई बार वाजिब दाम नहीं मिलता है और व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है और इस वजह से उसको नुकसान हो जाता है। चंद्रमा नीच के हो रहे हैं दशमांश में और वो भी लग्न में, तो मन युक्त है कंफ्यूजन से, और अगर चंद्रमा है तो कृषक बनाता है, व्यवसायी बनाता है, तो दरअसल आपके दिमाग में वो बात चलती रहती है व्यवसाय करने वाली और अपने खाद्यान्न को ऊंचे दामों पर बेचने की, पर चंद्रमा उसमें कंटिन्यूटी नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कमज़ोर थे वो, यहाँ पे वो अच्छे हैं। इस वजह से दाम्पत्य में आने के बाद एक बड़ा बदलाव जीवन में आता है और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन आपने तय भी किए हैं और वो साबित भी हुआ है दाम्पत्य में, क्योंकि यहाँ पे सुखेश लग्न में जा रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। दाम्पत्य और पत्नी के साथ संबंध, अब यहाँ पे गुरु को जरा देखिए तो वो पंचम भाव के अधिपति होकर के आ रहे हैं राहु के साथ। इस वजह से यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाने का व्यक्ति भोगी, मतलब उसमें बढ़ना चाहता है और अपनी ऊर्जा से सबको ही प्रभावित करना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में जुड़ी हैं। गुरु स्वयं अगर सप्तम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शुक्र अगर अष्टम में जा रहा हो तो कई बार पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, और सूर्य के साथ बैठा है तो कई बार वो हड्डी और नसों से संबंधित समस्या भी पैदा करता है, स्किन से संबंधित समस्या भी देता है, कई बार व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्या देता है, शुगर वगैरह होने की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। पर सूर्य की दशा में थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हैं और बुध होता है नसों का कारण, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या होती है, नसों के भीतर परत बढ़ने की समस्या यहाँ पे सूर्य दे सकते हैं, ये बात बनती है। तो आपकी कुंडली में यहाँ पे कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे रक्त के प्रवाह में कई बार दिक्कत होगी और ये सूर्य देते हैं। एक बात और बताता हूँ, ऐसी स्थिति की जब भी सूर्य के अवस्थाओं में कमजोरी हो या कुंडली में अगर जरा देखिए तो वहां पे वो बनते हैं दशम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से भी कई बार वो आपके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि सामने वाले से मुंह मांगी कीमत मांग सके। दिल में होती है कुछ और पर मांग नहीं पाते, या मिलता नहीं है, या व्यवसाय मन करा करके चलते हैं कि ये कर दूंगा, पर जाते जाते बाजार में पसीना छूट जाता है और व्यक्ति रेस से बाहर निकल जाता है। आसपास के किसान, आसपास के लोग आपसे कम मेहनत करके भी कई बार ज़्यादा पैसे कमा लेते होंगे, पर सूर्य यहाँ 12 में कमज़ोर और यहाँ पे 8 में कमज़ोर। और जरा देखें तो यहाँ पे बुध की राशि में बैठे हैं, वो चंचलात्मक द्विस्वाभाविक राशि है, तो ग्रह अनस्टेबल हो रहा है और दोनों ही जगह अपने प्रभावों को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके कारण आत्मविश्वास अड़ीग नहीं है, तो वो मांगने में हिचकिचा जाता है। और कई बार जब सूर्य 12 में हो और 8 में हो तो व्यक्ति को वाजिब दाम नहीं मिलने देते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी असहयोग वाली स्थितियों को दिखा रहा है।
पर नौमांस में ठीक है, तो वो थोड़ी सी स्थितियों में उसको बदलाव के तौर पे जो कि सकारात्मक कहा जा सकता है वो चीज़ें मिल रही हैं। मंगल यहाँ उच्च का, बुध भी उच्च में बैठे, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन, कुटुंबजनों का लाभ और श्रेष्ठ पराक्रम व्यक्ति से करवाता है। अब बात जरा गुरु की करूंगा, तो आप जरा विचार करिए, इनकी कुंडली में लग्न कुंडली में गुरु अपने भाव के अधिपति यहाँ पराक्रम के अपने भाव से पंचमस्त गए, लग्न इसके साथ बैठे थे, यहाँ पे वो धन और पंचम के अधिपति होकर के लग्न पे प्रभाव कर रहे हैं। और किसको देख रहे हैं, तो धन भाव का अधिपति होता है गुरु, पंचम भाव धन का सुख और प्रेम सौहार्द, तो इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न पे देख रहे हैं और सुख भाव के अधिपति को धन और सुख का संबंध बना, तो ये सबसे अच्छी बात है। आपको कभी भी धन के मामले में परेशान होने वाली स्थितियों में नहीं जाना चाहिए। वैसे एक बात और बता देता हूँ, जब धन भाव के अधिपति मंगल यहाँ खुद बैठे हों तो व्यक्ति को बजट बनाने में दिक्कत होती है, व्यक्ति खर्च कर बैठता है इमोशनली या कैसे भी करके सांसारिक भोगों के प्रति उसके स्थितियों को बहुत ज़्यादा तीव्रता से देखा जाता है, तो महंगे सामानों का इस्तेमाल करने वाला, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, शौकीन पालना, शौक पालता है और उसको पूरा करता है। अब उसके बाद जरा गौर करिए, तो यहाँ पे भी धन के अधिपति होकर के वो व्यवसाय भाव में बैठे हैं, तो आपको वैसे भी अपना काम करने वाला बनाता है, अपने मूल्य तय करने वाला बनाता है और आसपास के लोगों में परख होती है और व्यक्ति आसानी से किसी को भी ऑब्जर्व कर लेता है कि इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। विचार और मेंटल स्टेट की स्थितियां जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती हैं। गुरु के नक्षत्र को देख लूं अगर, तो आपकी कुंडली में वो गुरु कृतिका के बैठे हैं, ये सूर्य का नक्षत्र होता है और वो सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास जो एक अंदर से अनुभव वाली बात होती है, इंद्रियों के जागृत होने वाली बात, वो बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थितियों में आपकी फसल कितनी दर देने वाली है, आपको कैसा दाम मिलने वाला है, क्या चीज़ें भविष्य में घटित होने वाली हैं, इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति के पास होता है। सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही है, कौन से स्टेट में वो अभी गुजर रहा है, आपके प्रति उसकी कैसी धारणा बन रही है, ये सब यहाँ पे गुरु और सूर्य आपको देते देखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि यहाँ से बैठ करके अगर वो उनकी दृष्टि पांचवी दृष्टि लाभ पे लग्न को देखें और नवीं दृष्टि से जन्म कुंडली के अगर यहाँ देखेंगे पराक्रम भाव पे, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उच्च का मंगल वहाँ खुद बैठा है, तो वहाँ पे गुरु के नीच दृष्टि के कारण उसको कोई भी प्रभाव और उस भाव को प्रभावित नहीं करेंगे बुरे प्रभावों से, क्योंकि धन भाव का अधिपति पराक्रम को देख रहा है ना, वहाँ पे उच्च का ग्रह खुद बैठा है। ऐसी स्थितियों में वहाँ के नीच दृष्टि से जो गुरु यहाँ देखेंगे उसके भी प्रभावों में वहाँ पे लग्नेश खुद बैठा और मंगल भी खुद बैठे उच्च के होकर के, ऐसी स्थितियों में पराक्रम भाव पे जो प्रभाव पड़ रहा है गुरु का निगेटिव, वो भी सकारात्मक होकर के निकलेगा। क्लियर है। शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में, सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। तो एक बात और बताता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। आप हैं अड़ियल और कई बार बेवकूफ़ी भी करते होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली है तुला लग्न की, और तुला लग्न वाले चाहते हैं बोरा बस्ता लेकर आगे बढ़ो झट से अकेले। हालांकि बैलेंस बनाने वाली ये राशि होती है, एकदम मध्यस्थता करती है, पर कई बार जब लग्न में शनि हो और लग्न में बुध हो तो व्यक्ति को चपल और चंचल बना देते हैं और व्यक्ति कई बार ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अपने बारे में ही विचार करना चाहता है। और कई बार गुरु और राहु का संबंध दाम्पत्य में विष घोलने का काम करता है, क्योंकि शनि भी तो देख रहे हैं, हालांकि वो सुख के अधिपति होकर के देख रहे हैं और जन्म कुंडली के पराक्रम के अधिपति, तो दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति तीव्र मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सुख की लालसा प्रवृत्ति में समाई है, सुख पाने की इच्छा जो है वो व्यक्तित्व में समा रही है, और गुरु जैसा शुभग्रह जब देखेगा धनेश होकर के तो निस्संदेह व्यक्ति को दाम्पत्य का संपूर्ण लाभ देता है, पर पत्नी से कहीं ना कहीं उठक बैठक वाली स्थिति होती है, जहां पे आपको भी दबी जबान से बात करनी चाहिए और सामने वाले को भी। संबंध ठीक है, पर गुरु और राहु बैठे हैं, ऐसी स्थितियों में कई बार वो चीजें कमजोरी के तौर पे देखी जाती हैं। पर एक बात और बताता हूं, वो शुभग्रह शुक्र की राशि में बैठे हैं और सप्तम के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति के स्वास्थ्य को विवाह के बाद कई बार कमजोर करता है और दाम्पत्य को कई बार लेकर के कंफ्यूजन वाली स्थितियों में लेके जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी शुक्र की दशा आए, जब भी राहु की दशा आए, अंतर प्रत्यंतर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे थोड़ा संभल जाना चाहिए। गुरु भी कई बार यहाँ पे कमजोर करेंगे संबंधों को, क्योंकि विचार जो होगा आपका एकाकी हो जाएगा और उस समय आपकी पत्नी आपको ढूंढेगी पर आप होंगे नहीं। तो गुरु की दशा और शुक्र की दशा और राहु की दशा में अपने दाम्पत्य, अपने निजी व्यय, अपने निजी आय, अपने आसपास के निकटस्थ लोगों से संबंध आपको परिभाषित करना होगा नए सिरे से और उसको एक नया मोड़ देना होता है। क्लियर है।
शुक्र के बाद शनि की बात कर चुका हूं। सुखेश और पराक्रमेश होकर के लग्न में बैठे हैं व्यक्ति की पत्नी के आने के बाद, और व्यक्ति की पत्नी न्यायिक होती हैं, शुद्ध बोलती हैं और सीधे मुंह पे बोलती हैं, और कभी भी व्यक्ति को गलत मार्ग पे जाने से बचाती हैं। पर वो हो सकता है कि पूजा पाठ थोड़ा कम करती हूं। पर शनि की बात यहां रही। राहु लग्न में प्रभाव डाल रहे हैं, यहां भी लग्न पे प्रभाव। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को बहुमुखी, एक साथ कई कार्यों का करने वाला, शत्रु का हंता, एक साथ बहुत सारी चीजों को पा लेने की ख्वाहिशें पैदा करना, शॉर्टकट अपना करके आगे बढ़ना, वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है चीजों को लेकर के, वो अपना अधिकार जमाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो ये बातें बनती हैं। दशमांश कुंडली एक बार देख लेता हूं। लग्न बना वृश्चिक का, चंद्रमा नीच के बैठे, अगर इसको मैं दशमांश मान लूं तो वृश्चिक का ही दशमांश भी बनेगा। यहां पे चंद्रमा बैठ रहे हैं नीच के, इस वजह से कई बार मन मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं, और कई बार मन कमजोर सा होता है। दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली में D10 चार्ट में मंगल यहां बैठे हैं और दशम स्थान को देख रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है, और व्यक्ति को काम अगर करना है तो उसमें मंगल की सहायता मिल रही है। एक बात और कहता हूं, आपकी कुंडली में दशाओं में अगर भी यहां पे भी देख लूं तो नवमांश में भी मंगल उच्च के, यहां भी वो जन्म कुंडली में अगर देखता हूं तो मजबूत हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में ग्रह की दशाओं के आधार पर बहुत अच्छी बन रही हैं। शनि वहां नीच के हैं तो व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। D10 चार्ट में शनि यहां नीच के हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को शनि की दशाओं में सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए, बजरंगबली की पूजा और परिक्रमा पीपल के वृक्ष की 5 बार, और अपने पूर्वजों को कम से कम तिल दान कर देना चाहिए अमावस्या के दिन। ये बात कर लीजिएगा। ये स्थिति है आपकी कुंडली के लग्न, नवमांश और दशमांश। अब आपकी कुंडली में थोड़ी सी चीजें, मैं आध्यात्मिक उन्नति को देखूं तो, या फिर अगर यहां पे अगर देख लेता हूं मैं उपासना विशांसा चार्ट, तो यहां भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। न्यायप्रियता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शनि की दशा आपको जबरदस्त भोग विलास से मुक्त करके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल सकती है। तो जो सवाल आपने पूछा है, दरअसल उसमें एक सवाल और जोड़ देते, आध्यात्मिक उन्नति का भाव कैसा है, क्योंकि गुरु अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हो, यहाँ का अधिपति जो कि धर्म भाव है, अगर लग्न में विचार कर रहा हो, तो आपके इन सब के अलावे एक सवाल आपको और जोड़ना था, और आपके जेहन में वो सवाल अगर नहीं आया है तो ये डाल देता हूं। आप अगर चाहें तो शनि की दशा में जो कि चल रही है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी आपका खुल सकता है। तो निस्संदेह थोड़े मंत्रों को जपने की आवश्यकता है, और जप लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी और अच्छी भी हो जाएंगी। अब क्या बताऊं इस कुंडली में, आपने जो सवाल पूछे थे वो तो मैंने बता दिए, और ये कुंडली अच्छी हो रही है। लग्न से ज़्यादा नवमांश भी बेहतर बन रहा है, और इसको अगर आप संभाल लेते हैं तो निस्संदेह उच्चस्तता अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। अब बाकी तो चीज़ें कुछ छूटी नहीं है। धन को लेकर के कभी परेशान मत होइएगा। दशाओं पे एक बार चर्चा कर लेता हूं तो आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रहों में मेहनत करवाती है ये कुंडली, क्योंकि प्रत्येक ग्रह मजबूती से भरा है और मेहनत ढूंढ रहा है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में शनि में सूर्य बेहतर जाएंगे, पर आत्मविश्वास को मजबूत करने की दवाई मैंने आपको बता रखी है। रविवार के दिन नमक मत खाइए, और बाकी का उपाय आप मुझे व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, मेरे ऑफिस में एक बार संपर्क कर लीजिएगा। शनि में चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाने वाली है, वहां भी परेशान नहीं होना है। और उसके बाद बता दूं तो शनि में मंगल जब आएंगे तो थोड़ी सी स्थितियां कमजोर होंगी, पर वहां भी ग्रह खराब नहीं हो रहा है, तो वहां भी ठीक होगा। तो दशाएं अब जो आने वाली हैं तो शनि एंड में देते देते और जाते जाते बहुत कुछ देने भी वाले हैं, तो घबराना नहीं है। गोचरस्थ तो शनि जो जा रहे हैं आपकी कुंडली में दशा से या राशि से, वो अच्छे जा रहे हैं, पर और भी स्थिति अगली बार अच्छी होगी, इनसे और भी ज्यादा अच्छी होगी जब वो कुंभ में जाएंगे, तो यहां पे चीजें ठीक होंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। अगर कुछ पूछना होगा श्रीमान तो निस्संदेह पूछ लीजिएगा, इस कुंडली को मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।